एजू नोटबुक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले हिस्से पर चर्चा करेंगे। जी, हम बात करने वाले हैं मौलिक कर्तव्यों की, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज की। बिल्कुल, ये एक ऐसा टॉपिक है जो एसएससी, रेलवे, यूपीएससी और दूसरी कई परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये मौलिक कर्तव्य संविधान में है कहाँ? मतलब कौन सा हिस्सा, कौन सा अनुच्छेद? ये संविधान के भाग 4 का यानी पार्ट 4A में दिए गए हैं। ओके, पार्ट 4A। और इनके लिए सिर्फ एक ही अनुच्छेद है, आर्टिकल 51 क या 51A। सारे कर्तव्य इसी एक अनुच्छेद में लिस्टेड हैं। अच्छा, तो एक ही जगह पे सब कुछ। हाँ। अब एक सवाल जो मेरे मन में हमेशा आता है, क्या ये कर्तव्य शुरू से ही हमारे संविधान का हिस्सा थे? नहीं, और यही सबसे दिलचस्प बात है। जब हमारा मूल संविधान बना था 1950 में, तब उसमें मौलिक कर्तव्यों का कोई जिक्र नहीं था। इन्हें बाद में जोड़ा गया। बाद में? तो इन्हें जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी कहानी जुड़ी है 1975 की इमरजेंसी से। उस दौर में सरकार को लगा कि लोग सिर्फ अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों की नहीं। एक संतुलन बनाने की कोशिश। हाँ, तो इसी सोच के साथ सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई और इसी कमेटी की सिफारिश पर इन्हें संविधान में शामिल किया गया। अच्छा, तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति का आइडिया था। और ये विचार हमने लिया कहाँ से? मतलब किस देश के संविधान से प्रेरणा ली? ये विचार पूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर, आज के रूस के संविधान से प्रेरित है। ओह, ये तो काफी अलग है, क्योंकि हमने ज्यादातर चीजें पश्चिमी लोकतंत्रों से ली हैं। बिल्कुल, और इसीलिए इस पर बहस भी होती है। तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। हाँ वही। उसी के जरिए इन्हें संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, तो अब ये तो साफ हो गया कि ये आए कैसे। अब इनकी संख्या कितनी है? देखिए, जब 1976 में इन्हें जोड़ा गया तब इनकी संख्या 10 थी। 10? पर आज की तारीख में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अच्छा, तो एक बाद में और जोड़ा गया। जी, 11वां कर्तव्य काफी बाद में जोड़ा गया। हम उस पर भी आएंगे। ठीक है। तो चलिए अब एक एक करके इन कर्तव्यों को समझते हैं। क्या हम इन्हें कुछ ग्रुप्स में बांट सकते हैं समझने के लिए? हाँ, बिल्कुल। पहले 4 कर्तव्य एक तरह से राष्ट्र और उसकी संप्रभुता के प्रति हमारी जिम्मेदारियों पर हैं। जैसे कि? पहला कर्तव्य कहता है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ये तो बहुत बुनियादी बात है। जी। दूसरा कर्तव्य कहता है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को अपने दिल में संजोए रखें। मतलब उन वैल्यूज को याद रखें जिनके लिए आजादी की लड़ाई लड़ी गई। एकदम। और तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। और चौथा कर्तव्य है देश की रक्षा करना और जब भी बुलाया जाए राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार रहना। तो ये चारों कर्तव्य सीधे सीधे राष्ट्रभक्ति से जुड़े हैं? हाँ, एक नागरिक का राष्ट्र के प्रति जो सीधा दायित्व है, ये उसे दिखाते हैं। ठीक है। इस ग्रुप के बाद आगे कौन से कर्तव्य आते हैं? अगले कुछ कर्तव्य समाज, संस्कृति और पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारियों की बात करते हैं। समाज के प्रति जैसे? 5वां कर्तव्य ये कहता है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और भाईचारे की भावना का निर्माण करें। भाईचारा, फ्रेटर्निटी। और इसी में एक बहुत जरूरी बात कही गई है, ऐसी किसी भी प्रथा का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ये तो बहुत ही प्रगतिशील बात है 1976 के हिसाब से। बिल्कुल। फिर आता है 6ठा कर्तव्य जो हमारी सामाजिक संस्कृति यानी कॉम्पोजिट कल्चर की बात करता है। कॉम्पोजिट कल्चर, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है। इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारी मिलीजुली संस्कृति। सोचिए, हमारी भाषा, हमारा खाना, हमारे त्योहार, सब कुछ कितनी अलग अलग परंपराओं से मिलकर बना है। इसी विरासत को समझना और उसे बचाना हमारा कर्तव्य है। ये तो बहुत खूबसूरत विचार है। जी। और 7वां कर्तव्य हमारे पर्यावरण से जुड़ा है। वन, झील, नदी, वन्यजीव, इन सब की रक्षा करना और प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना। और 8वां कर्तव्य? 8वां कर्तव्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान हासिल करने और सुधार की भावना को विकसित करने की बात करता है। मतलब तर्क से सोचना और हमेशा सीखते रहना। तो एक तरफ संस्कृति को बचाने की बात है और दूसरी तरफ वैज्ञानिक दृष्टिकोण की। जी। ये एक तरह का संतुलन है। एकदम सही। परंपरा का सम्मान करें पर अंधविश्वास से दूर रहें। ठीक है, अब 9वें और 10वें कर्तव्य पर आते हैं। 9वां कर्तव्य कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। यानी सरकारी बसों, ट्रेनों, इमारतों को नुकसान ना पहुंचाएं। हाँ, क्योंकि वो हम सबकी संपत्ति है
और 10वां कर्तव्य कहता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक हर गतिविधि में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का प्रयास करें ताकि देश आगे बढ़े। स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, बिल्कुल मतलब जो भी काम करें बेस्ट करने की कोशिश करें। बिल्कुल। तो ये हो गए 10 कर्तव्य। लेकिन आपने कहा था कि अब 11 है, तो ये 11वां कर्तव्य क्या है और ये कब आया? हाँ, ये बहुत जरूरी है। 11वां कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया। 2002 में? जी, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। अच्छा, ये तो वही संशोधन है जिससे शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, एक मौलिक अधिकार बना था। एकदम सही। तो एक तरफ सरकार ने 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया और दूसरी तरफ इसी कर्तव्य को जोड़कर माता-पिता या संरक्षक पर एक जिम्मेदारी डाल दी। क्या जिम्मेदारी? ये कि हर माता-पिता का ये कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। वाह, तो अधिकार और कर्तव्य को एक साथ जोड़ दिया। जी, ये एक बहुत ही अच्छा संतुलन है। तब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबके मन में होगा। इन कर्तव्यों की प्रकृति क्या है? मतलब अगर कोई इनका पालन ना करे तो क्या उसे सजा हो सकती है? यहीं पे सबसे बड़ा पेंच है। ये कर्तव्य गैर न्यायोचित हैं, यानी नॉन जस्टिशिएबल। नॉन जस्टिशिएबल, इसका मतलब क्या होगा? इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई इन कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो आप उसे अदालत में नहीं ले जा सकते। ये कानूनी तौर पर लागू नहीं कराए जा सकते। तो फिर इनका फायदा क्या है? ये सिर्फ नैतिक सलाह है? पहली नजर में ऐसा लग सकता है, लेकिन ये नैतिक सलाह से ज्यादा हैं। अदालतें किसी कानून की व्याख्या करते समय इनका ध्यान रखती हैं। अच्छा। और संसद भी इनसे प्रेरणा लेकर कानून बना सकती है। जैसे पर्यावरण की रक्षा के लिए कई कानून बने हैं या राष्ट्रध्वज के सम्मान के लिए कानून हैं। मतलब ये सीधे तौर पे सजा नहीं देते, पर ये कानून बनाने का आधार बन सकते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ भारतीय नागरिकों पर ही लागू होते हैं, विदेशियों पर नहीं। ये भी एक जरूरी पॉइंट है। तो अब मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों में मुख्य अंतर क्या हुआ? देखिए, सबसे बड़ा अंतर तो स्रोत का है। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए के संविधान से लिए हैं। और कर्तव्य जैसा हमने बात की, यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित हैं। ठीक है। दूसरा और सबसे बड़ा अंतर इनकी प्रकृति का है। मौलिक अधिकार न्यायोचित हैं, जस्टिशिएबल। उनके हनन पर आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं, जबकि कर्तव्य नॉन जस्टिशिएबल है। एकदम। अधिकार संविधान के भाग 3 में है और कर्तव्य भाग 4 क में। अधिकार आपको राज्य से बचाते हैं, जबकि कर्तव्य आपसे राष्ट्र के लिए कुछ करने की उम्मीद करते हैं। बहुत अच्छे से ये अंतर साफ हो गया। तो चलिए परीक्षा के लिहाज से एक बार फटाफट मुख्य बातें दोहरा लेते हैं। जरूर। तो समिति थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। स्रोत था रूस यानी यूएसएसआर। और संशोधन था 42वां 1976 का। हाँ। भाग 4A और अनुच्छेद 51A। कुल संख्या है 11, जिसमें 11वां कर्तव्य 86वें संशोधन 2002 से जोड़ा गया। और सबसे जरूरी बात, इनकी प्रकृति गैर न्यायोचित यानी नॉन जस्टिशिएबल है। बेहतरीन। मुझे लगता है कि मौलिक कर्तव्यों से जुड़े लगभग सभी महत्वपूर्ण बिंदु हमने कवर कर लिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।